गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का पेपर सॉल्व करवाएंगे कि इससे पहले जो आपका पेपर हुआ था बीए फर्स्ट सेमेस्टर का वो किस प्रकार आया था, जिससे आप ये अनुमान लगा लें कि आगे का पेपर भी आपका कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये पेपर है बीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2022। ठीक है, इसके 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन आपका अत्यधिक लघु होता है। ठीक है बेटा, दूसरा सेक्शन आपका क्या है, लघु उत्तरी होता है। और तीसरा जो आपका सेक्शन होता है वो दीर्घ उत्तरी होता है। आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है आपका अति क्या होता है, एकदम लघु क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि आपका 2 नंबर का होता है और आपको 5 करने होते हैं। कुल मिला के आपका 10 नंबर का हो जाता है। ठीक है बेटा, एकदम अति लघु होते हैं। इसके बाद लघु आपके कितने दिए होते हैं, लघु आपके 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, और कितने नंबर के होते हैं, ये आपके 5 नंबर के होते हैं। टोटली आपके 25 नंबर बनते हैं। इसके बाद सेक्शन सी जो आपका आता है, ये इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। वो भी प्रश्न कितने नंबर के, 20 नंबर के, जो आपको 2 करने हैं। कितने हो गए आपके, कुल मिला के आपके 40 नंबर हो गए। 40 आपके यहाँ पे और 25 यहाँ पे, 65 और 10, 75 नंबर के आपके पेपर आते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सबसे पहले अति लघु एकदम लघु क्वेश्चन समझाती हूँ। ठीक है, इसमें पूछा है गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास में आपको बताया कि गृह विज्ञान से क्या समझते हो। आप बता देंगे कि गृह विज्ञान क्या होता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, गृह प्लस विज्ञान, जिसमें गृह का अर्थ होता है घर या मकान और विज्ञान का अर्थ होता है सैद्धांतिक या व्यवहारिक जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम गृह विज्ञान कहते हैं। आप ये भी समझा देंगे कि गृह विज्ञान में हमें आहार एवं पोषण, मानव विकास, गृह प्रबंधन और वस्त्र विज्ञान एवं प्रसार शिक्षा के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं, जिसे हम गृह विज्ञान कहते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है पोषण को परिभाषित, यानी पोषण किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, वो मतलब हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं और उन सभी रासायनिक पदार्थों का संगठन है। उन सभी रासायनिक पदार्थों का संगठन जिसमें क्या होंगे, वो सभी पोषक तत्व जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, यह सभी पोषक तत्व जिस भोज्य पदार्थ में संगठित होते हैं और उनके संगठन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है, उसे ही हम पोषण कहेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा बच्चा, गर्भाधान किसे कहते हैं। तो आप गर्भाधान किसे बताएंगे। गर्भाधान क्या होगा, जब माता के ओवम से यानी अंडाणु और पिता के शुक्राणु, जब माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणुओं का जब संयोग होता है, संयोग होने के बाद क्या होता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद जब माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु जब मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद एक नए कोशिका का निर्माण होता है। वो कोशिका क्या होती है, माता के गर्भ में स्थापित हो जाती है, इसी को हम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर वंशानुक्रम क्या कहते हैं। वंशानुक्रम आप भी जानते हैं कि माता पिता या उनके पूर्वजों से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं या जो गुण हमें हस्तांतरित किए जाते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहेंगे बेटा। उसके बाद हृदय के कार्य आपको बताने हैं कि हृदय के क्या कार्य होते हैं। हृदय का कार्य क्या है, आपके रक्त परिसंचरण में सहायक होता है, यानी आपके रक्त को यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य करता है। आपके रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके शरीर से ले जाके फेफड़े में पहुँचा देता है।
उसके साथ ही क्या करता है, शरीर में उपस्थित, जैसे जब शरीर में हम जब भोजन करते हैं, भोजन का पाचन हो जाता है, पाचन के बाद क्या होती है, हमें ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लूकोज प्राप्त होता है। उस ग्लूकोज को क्या करना है, संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य भी हमारा हृदय करता है। हृदय ऐसी चीज़ है जो हमारे मरने पर ही बंद होता है, ऐसे हृदय कभी नहीं रुकता। हृदय क्या होता है, आजीवन चलता रहता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये अति लघु क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, अब हम आपको समझाएंगे लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है बेटा, अभी क्या है, जो दूसरा सेक्शन से 20 सेक्शन, उसमें कितने दिए बेटा, उसमें आपके 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जीवित कोशिका की विशेषता बताइए। क्या पूछ रहे हैं, जीवित कोशिका की विशेषता। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा, वो कोशिका होती है। ठीक है, तो आप कोशिका की विशेषता आपसे पूछा तो आप क्या बताएंगे कि कोशिका क्या होती है, एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, आप बता देंगे कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका में क्या होते हैं, आपके लवक पाए जाते हैं, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यही सब क्या होंगे, आपके कोशिका की विशेषता कहलाएगी। उसके बाद पूछा है हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन के बारे में लिखिए। ठीक है, आपको बता ही दिया कि ये किसके जनक थे, ये हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है बेटा, एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संकर बीजों का भी मतलब क्या, संकर बीजों का भी उत्पादन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जब भारत में अत्यधिक अकाल पड़ गया था या गेहूं की जब कमी हो गई थी, तो इन्होंने मैक्सिको से क्या किया था, वहाँ से बीज लाए थे और वहाँ के बीजों को अपने बीजों के साथ मिला के क्या किया था, एक नए बीज का निर्माण किया था। इसलिए इन्होंने संकर बीजों का भी निर्माण किया था। उसके बाद क्या बेटा, वातावरण के प्रकार। ठीक है, अब जानते हैं वातावरण जो हमें हमारे बाह्य जगत से प्राप्त होते हैं वही वातावरण कहलाते हैं। अब क्या पूछा आपसे, वातावरण के प्रकार पूछा है, तो आप बता देंगे वातावरण के सामाजिक प्रकार, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, यानी जो भी बाह्य वस्तुएं आपके ऊपर प्रभाव डालती है वही प्रकार है। सामाजिक क्या है, हम समाज में रहते हैं, समाज के अपने रीति रिवाज होते हैं, वो हमारे सामाजिक वातावरण। आर्थिक वातावरण क्या है, क्या आर्थिक जगत भी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, हमारी आय भी हमें प्रभावित करती है, वो भी हमारे बाह्य वातावरण हो गया। हमारी संस्कृति, हम किस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ के क्या वातावरण है, वहाँ का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है, वो संस्कृति भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद चौथा क्वेश्चन से आपके क्या है, भोजन के कार्य। भोजन के कार्य हमने आपको इतनी बार पढ़ाया है कि आप सभी को याद होगा। ठीक है बेटा, और हमने यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाया है। तो भोजन के क्या कार्य होते हैं, देखिए भोजन को क्या करना, हमें ऊर्जा प्रदान करना, उसके बाद हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर में का निगमन एवं नियंत्रण करना, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, ये सब क्या है, आपके भोजन के कार्य है ना बेटा। उसके बाद प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार में हमने आपको बताया है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन आपके 3 प्रकार के, मतलब 3 प्रकार से उन्हें वर्गीकृत करते हैं। हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला क्या है, गुणों के आधार पे, दूसरा क्या है, भौतिक के आधार पे, और चौथा क्या होता है, प्राप्तिक के आधार पे, यानी हमें कैसे प्राप्त होता है। प्राप्तिक के आधार पे आप क्या लिख देंगे, प्राप्तिक के आधार पे बता लेंगे आप क्या है, वनस्पति और प्राणियों से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद भौतिक गुणों के आधार पे क्या होते हैं, वो साधारण होते हैं, संयुग्मी होते हैं और व्युत्पन्न होते हैं, यानी अपने से उत्पन्न भी होते हैं। गुणों के आधार पे क्या होता है, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, आप ऐसे इसको समझा लीजिएगा। उसके बाद क्या, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले क्रियात्मक विकास हम आपको बता चुके हैं। क्रियात्मक विकास क्या होता है, पहले जैसे जब व्यक्ति या बच्चा क्या होता है, अपने हाथों और पैरों का प्रयोग करने लगता है, यानी अपने हाथों और पैरों का जैसे अपने हाथों और पैरों को चलाने लगता है, चलने लगता है, ये सब क्या है, क्रिया है ना। क्रियात्मक में लिखा है ना, क्रिया है। तो जब इन कार्यों का विकास होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। फिर अब क्रियात्मक विकास क्या पूछा है आपके, प्रभावित करने वाले कारक पूछा है, तो आप क्या बताएंगे, आपका क्या होगा, वंशानुक्रम कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही आपका क्रियात्मक विकास होगा। उसके बाद पोषण भी प्रभावित करेगा कि आप किस प्रकार का पोषण ग्रहण कर रहे हैं।
अगर आप अच्छा भोजन करेंगे तो आप हष्ट पुष्ट होंगे, अगर आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो आप क्या होंगे, कुपोषित हो जाएंगे। फिर साथ में आपका लिंग भी प्रभावित करता है, ठीक है, कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं। उसके बाद हमने आपको बताया वातावरण भी प्रभावित करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके विकास को प्रभावित करेगी, ठीक है बेटा। इन सबको आप लिखिएगा। उसके बाद लास्ट क्या पूछा है, खमीरीकरण के लाभ, ठीक है। खमीरीकरण किसे कहते हैं, जब हम फर्मेंटेशन आप कह सकते हैं कि जब हम दाल और चावल को क्या करते हैं, भिगो कर रखते हैं, उसको पीस लेते हैं, पीसने के बाद उसे क्या करते हैं हम 14 से 18 घंटे के लिए जब रख देते हैं, रखने के बाद क्या होता है, वो आप देखते ही हैं कि रखने के बाद क्या वो फूल के वो ऊपर आ जाता है, आप देखिए ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम खमीरीकरण करते हैं। खमीरीकरण के लाभ क्या होते हैं, खमीरीकरण करने से क्या होता है कि हम जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं वो सुपाच्य हो जाते हैं, वो जल्दी पच जाते हैं, इनमें विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हमें अनेक एंजाइम भी उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे भोजन में सहायक हो जाते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे इसके लाभ बता देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसव के प्रकार, ठीक है। प्रसव के प्रकार आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं, आप बता देंगे सामान्य प्रसव, उल्टा प्रसव, औजार प्रसव, सिजेरियन प्रसव, ये प्रसव के आपके प्रकार हो गए, ठीक है। आप सामान्य प्रसव में बता देंगे कि आप सामान्य प्रसव या इसे प्रकृति प्रसव भी कहते हैं। उल्टा प्रसव जब क्या होता है, बच्चा पैर की तरफ से जब बाहर आता है तो उसे हम उल्टा प्रसव कहते हैं। ऑपरेशन के मतलब औजारों के द्वारा जब बच्चे को हम औजारों के द्वारा बाहर निकालते हैं तो उसे हम औजार प्रसव कहते हैं। और उसके बाद सीजेरियन, जब हम माँ के उदर में चीरा लगा के जब बच्चे को बाहर निकालते हैं तो उसे हम सीजेरियन प्रसव या ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रसव के प्रकार। अब आपका आता है सेक्शन सी में, ये क्या है आपके अति लघु क्वेश्चंस, कितने दिए हुए आपके, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, जिसमें से आपको कितने करने हैं, आपको 2 करने हैं, ठीक है बेटा। पहला क्या पूछा, पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों का संक्षिप्त, तो आपसे क्या पूछा है, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, तो आप जानते हैं आपका मुख हो जाएगा, ठीक है, ग्रसनी हो जाएगी, अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी और गुर्दा, ये सब क्या होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं। फिर आप मुख में बताएंगे कि मुख में क्या कौन सी लार पाई जाती है, टैलिन लार पाई जाती है, वो किस पे क्रिया करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करके उसे पचाता है, उसे मंड के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद क्या भोजन आपके ग्रास नली में आता है, ग्रास नली में से क्या आता है, अमाशय में आता है, अमाशय में HCl पाया जाता है, ठीक है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे क्रिया करता है, उसे क्रिया करके और छोटे रूपों में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद आप छोटी आंत के बारे में बताएंगे कि वो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। लास्ट में गुर्दा, इन सबको हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में आप वर्णन कर देंगे। फिर विकास के प्रमुख सिद्धांत, क्या पूछा है, विकास के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। तो आप जानते हैं विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है। विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, सूक्ष्म से स्थूल होता है। विकास क्या होता है, एक सीधी क्रम में चलता है, ठीक है। विकास कैसा होता है बेटा, विकास एक सीधी क्रम में चलता है और विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपको बताया ही था, क्या करते हैं हम, विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास क्या होता है, निकट से दूर का सिद्धांत होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक काउडल भी आपको बताया था, ठीक है। और क्या होते हैं, विकास क्या होते हैं, सहसंबंध होते हैं, एक विकास क्या होते हैं, सहसंबंध होते हैं, यानी विकास का संबंध होता है, ठीक है बेटा। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके विकास के सिद्धांत हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है, भोजन पकाने के उद्देश्य तथा उनकी विभिन्न विधियाँ बताएं। भोजन पकाने का उद्देश्य आपको बताया था, भोजन क्या होता है, सुपाच्य हो जाता है, हमें देखने में भी अच्छा लगता है, ये खाने योग्य हो जाता है, ठीक है, ये आप बता देंगे। उसके बाद उसकी विभिन्न विधियाँ आपको बताया है, क्या करते हैं हम, वायु द्वारा भोजन पकाना, जल द्वारा भोजन पकाना, वाष्प द्वारा भोजन पकाना और हवा द्वारा पकाना। और एक क्या है, वायु या हवा, आपका एक ही हो गया, वायु द्वारा पकाइए या हवा द्वारा, एक हो गया। उसके बाद जल द्वारा, वाष्प द्वारा और लास्ट आप क्या होता है, वसा के द्वारा, ठीक है। वसा में आपको मैंने 3 प्रकार बताया था, स्लो फ्राई, डीप फ्राई और शुष्क, ठीक है। इन तीनों को आप डिफाइड कर देंगे। फिर वसा में आप बता देंगे, वाष्प में प्रत्यक्षता, अप्रत्यक्ष, ठीक है। उसके बाद हवा में बता देंगे जैसे सेकना, भुनना, ठीक है, ये सब विधियाँ हैं आपकी।
लास्ट में आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो आप क्या बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में? आप बताएंगे ना, इसके 3 प्रकार, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? बताइए, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला क्या है आपका, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में आपको बताया ही था कि कैसे समझेंगे, GFG, GFG, जी से क्या, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गलेक्टोज। ठीक है, उसके बाद डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है आपका। पॉलीसेक्राइड में क्या होगा आपका, स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा और पेक्टिन। क्या करेंगे, मोनोसेक्राइड, ये क्या होते हैं, ये सामान एक अणुओं से जब मिलके बने होते हैं तो उन्हें हम मोनोसेक्राइड करेंगे। जब समानते 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलके बने होते हैं और ये क्या होते हैं, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं ये अणु, तो उन्हें क्या करेंगे, डाइसेक्राइड कहेंगे। लास्ट क्या होता है, ये आपका होता है पॉलीसेक्राइड। ये 2 या 3 से अधिक अणुओं से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, इसे आप बता लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक वर्गीकरण आपका भौतिक के आधार पे होता है, शर्कराएँ और अशर्कराएँ। ठीक है, तो शर्कराएँ क्या होती है, ये स्वाद में मीठी होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से हमें क्या होती है, उपलब्ध होती हैं और ये दानेदार भी होती हैं। वही अशर्कराएँ क्या होती है, वो स्वाद रहित होती हैं और ये जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। और ये शर्कराएँ कहाँ पाई जाती है, ये शर्कराएँ आपके अनाजों में पाई जाती है। ठीक है बेटा, हमें उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।